नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है मृदा संसाधन। मृदा को हम मिट्टी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं सोइल। तो मृदा के बारे में बात करें, यह एक नेचुरल रिसोर्समेंट है। तात्पर्य क्या स्टूडेंट्स, हमने संसाधनों के कई प्रकार देखे, जिनमें से अगर हम मृदा संसाधन की बात करें तो मृदा संसाधन जो है वह एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों में भी स्टूडेंट्स हमने अपने पिछले वीडियो में इनका डिवाइडेशन किया था कि प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, अनवीकरणीय तथा नवीकरणीय। नवीकरणीय पदार्थ जो होते हैं उनका पुनर्निर्माण संभव होता है, अर्थात उनका रीयूज किया जा सकता है। तो मृदा की अगर हम बात करते हैं तो मृदा जो है वो नवीकरण योग्य संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीकरण योग्य, परंतु इसमें समय बहुत लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मृदा संसाधन में हम देखते हैं कि हमने चर्चा की है संसाधन वह होता है जो हमारे जीवन को जीने योग्य या सुगम बनाने का कार्य करता है। तो मृदा किस प्रकार हमारे जीवन को सुगम बना सकती है? पौधों के माध्यम से। किसके माध्यम से? पौधों के माध्यम से, क्योंकि पौधों का जो विकास है वो मृदा में संभव होता है और इन्हीं के माध्यम से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो भी जीव है, जंतु है, उन सब का पोषण होता है। तात्पर्य ये है मृदा एक मानव के उपयोग हेतु महत्वपूर्ण संसाधन है, अर्थात मृदा जो है वो एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए हमें इसके निम्नीकरण तथा इसका संरक्षण निम्नीकरण नहीं होने देना चाहिए तथा संरक्षण करना चाहिए। मृदा बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस है मृदा बनने की, इसकी अगर हम बात करते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे कि उच्चावच कैसा है, जनक सेल या फिर संस्तृत सेल कौन से हैं, जलवायु कैसी है उस क्षेत्र की, या वनस्पति तथा अन्य जैव पदार्थ जिन्हें हम ह्यूमस भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समय कितना लगता है, ये सभी जो कारक हैं वो मृदा निर्माण की प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको हम थोड़ा मैप में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उसका प्रश्न, हम कोई भी टॉपिक पढ़ो स्टूडेंट, उसमें से कौन से प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना होता है। रीडिंग से कुछ नहीं होता। जैसे कि इस छोटे से पैरा में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मृदा कैसा संसाधन है? आपका आंसर आना चाहिए मृदा एक प्राकृतिक व नवीकरण योग्य संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा कि कुछ गहरी सेंटीमीटर मृदा बनने में लगभग कितने वर्ष लग जाते हैं? तो आपको आंसर देना है कि लाखों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, मृदा बनाने की प्रक्रिया में, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख तत्व कौन कौन से? तो आप कहेंगे उच्चावच, जनक सेल, संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, ह्यूमस तथा समय। इसी प्रकार किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ने की कोशिश किया करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैप में कोई चीज़ समझते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो यहाँ मृदा के बारे में क्या कहा जाता है? यह कहता है जो पृथ्वी होती है हमारी, उसकी जो सबसे ऊपर की परत होती है वह मृदा कहलाती है। जो पतली परत होती है वह मृदा कहलाती है, सबसे ऊपर की परत। अब इस चित्र में हम देखने का प्रयास करेंगे, ये हम क्या कहलाती है? ये मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा निर्माण में हम सबसे पहले देखते हैं, ऊपर की तरफ से देखें तो सबसे ऊपर ह्यूमस तथा वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। क्या आता है? ह्यूमस तथा वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। ये जो ग्रीन कलर की हमें यहाँ पर जो घास उगाई दे रही है, ये क्या कहलाती है? ये ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, मैं ध्यान फोकस करने के लिए कह रही हूँ, रीट 2011 में ये क्वेश्चन था, मृदा के आवश्यक तत्वों में ह्यूमस वाला क्षेत्र जो है, ह्यूमस पदार्थ किस भाग में पाया जाता है? वहाँ पर एक आंसर था सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। एक कथन था, उनमें आपको सत्य असत्य छांटने थे, तो ये सबसे ऊपरी भाग में ह्यूमस जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो दूसरा स्तर है इसका। ह्यूमस और वनस्पति सबसे ऊपर हमारे आ चुके हैं। नीचे आता है बालू, गाद और क्ले। इन्हें उपमृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमृदा। सबसे ऊपर वाला पार्ट मृदा कहला रहा है और ये है उपमृदा। नेक्स्ट हम करते हैं अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। कौन सा पदार्थ? चट्टान है परंतु टूटी हुई सी, अपक्षय जिसमें हो चुका है। जब हम अपक्षय की बात करते हैं तो इसी के माध्यम से मृदा का निर्माण होता है। और सबसे लास्ट में जनक चट्टाने या संस्तर सेल भी कहते हैं। चट्टान को इंग्लिश में सेल कहते हैं, जनक चट्टाने या संस्तर सेल भी हम इनको कहते हैं। तो इनकी जो क्रम है वो हमें ध्यान रखना है। सबसे ऊपर ह्यूमस तथा वनस्पति। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं तो उपमृदा या बालू, गाद या क्ले। थर्ड हम करते हैं अपक्षयित चट्टानी पदार्थ और फोर्थ होती है जनक चट्टाने। ये इसके निर्माण की प्रक्रिया है, ये इसके
मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। तो मृदा के बारे में हमने चर्चा की कि पृथ्वी के जो ऊपरी आवरण होता है, ऊपर जो पतली परत होती है वो मृदा कहलाती है। अब इन मृदा का निर्माण जो है चट्टानों से प्राप्त खनिजों तथा जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से भी होता है। यह कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से होती है? अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होती है। जब सही पदार्थों का मिश्रण होता है इसमें, जैसे जितनी मात्रा में खनिज चाहिए वहाँ खनिज जो होते हैं और जितनी में जैव पदार्थ चाहिए वो सही मिश्रण होता है, तो वो मृदा उपजाऊ मृदा कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फॉर्म में इनका क्रम पूछा जा सकता है, प्लस सबसे ऊपरी परत है वो क्या कहलाती है, या फिर खनिजों तथा जैव पदार्थ को हम ह्यूमस कहते हैं। इन सभी पर आप फोकस रखिएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स कि मृदा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किन किन कारकों के माध्यम से मृदा जो है प्रभावित होती है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इसके निर्माण के जो आवश्यक तत्व हैं उन्हीं की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, जनक सेल, क्या लिखा है? जनक सेल। या फिर रंग कैसा है, इसका गठन या इसके कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म है, खनिजों की मात्रा इसमें कैसी पाई जाती है, ये सभी निर्धारित करते हैं कि मृदा कौन सी कहलाती है। जैसे भारत के क्षेत्र में भी हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट व लाल व पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय वन मृदा, ये सभी इन सभी के आधार पर, जनक शैलों के आधार पर उनका रंग कैसा है, गठन, उसमें समय कितना लगा है, उसका रासायनिक गुणधर्म क्या कहता है, उसमें खनिज और खनिजों की मात्रा कितनी है, ये सभी डिसाइड करते हैं कि मिट्टी कौन सी है। दूसरा हम बात करते हैं उच्चावच व तुंगता की। यहाँ एक हमने बात कर ली मिट्टी को कैसे प्रकार डिसाइड करेंगे, दूसरी हम बात करते हैं उच्चावच व तुंगता की। देखिए, उच्चावच, तुंगता तथा ढाल ये निर्धारित करती है कि मृदा जो है उसका संचय कैसा हो सकता है, क्योंकि अगर ढाल अधिक है, अगर ढाल तीव्र है तो वहाँ मृदा का संचय भी कम होगा। नेक्स्ट हम तीसरी बात करते हैं वनस्पति, प्राणीजात, सूक्ष्म जीव अर्थात ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब इन आधार पर देखते हैं, ह्यूमस मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं, जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं वो कचरे का स्वरूप धारण कर लेते हैं, और कचरे में जब रासायनिक क्रिया होती है तो वो पौधों के लिए, मृदा के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है और उससे मृदा उपजाऊ बनती है। तो यह किसको प्रभावित करते हैं? दर को प्रभावित। जितना अधिक कचरा होगा, जितना अधिक अपशिष्ट पदार्थ होगा, मृदा उतनी ही जल्दी उपजाऊ बनेगी। नेक्स्ट हम चौथा पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट्स, जलवायु, तापमान, वर्षा, इनकी हम बात करते हैं कि जलवायु, तापमान, वर्षा तथा अपक्षय ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करेंगे। ठीक है, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित कौन कौन से करते हैं? जैसे हमने कहा वनस्पति करती है, वनस्पति करती है, प्राणीजात करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं, जलवायु करते हैं, तापमान करता है, वर्षा करती है, या अपक्षय की प्रक्रिया जो है, जो टूटने की जो प्रक्रिया है चट्टान की, वो कितने समय में हो रही है, ये सभी चीज़ें प्रभावित करती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है स्टूडेंट्स, समय को कभी मत भूलिएगा। 5वें नंबर की हम जब चर्चा कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, समय जो होता है वो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जब हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर मृदा की जो परत है उसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो ये समय जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनता है। प्रभावित करने वाले कारकों में हमने 5 कारक देखे हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे मृदा का निम्नीकरण कैसे हो रहा है और उसके संरक्षण के क्या उपाय हैं। अब मृदा का निम्नीकरण हो रहा है मानव के कारण या फिर कुछ नेचुरल चीज़ें हैं उनके कारण, दोनों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मानवीय कारण क्या हो सकते हैं। तो मानवीय कारण ये होते हैं कि वनों का उन्मूलन करना, कल हमने थोड़ा डिस्कशन भू संसाधन में भी किया है, अति पशुचारण करना, या पर कृषि में अच्छी उपज के लिए वो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है, वो भी भूमि के लिए नुकसानदायक होता है, मिट्टी की गुणवत्ता को समाप्त करता है। कुछ कीटनाशकों का उपयोग करता है, उसके कारण भी भूमि जो है वो अनुपजाऊ होती है। इनका सीमित मात्रा में प्रयोग स्टूडेंट्स बढ़ाने के काम आता है, परंतु अगर इनका अत्यधिक प्रयोग करोगे तो यह नुकसानदायक होता है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं प्राकृतिक खतरे क्या हो सकते हैं, क्या प्राकृतिक कारण है, तो अत्यधिक वर्षा हो गई या फिर भूस्खलन बढ़ गया या फिर बाढ़ आ गई आदि जो कारण होते हैं वो मृदा के निम्नीकरण के प्राकृतिक कारण कहलाते हैं। अब कुछ होता है कि हम मृदा का संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए कुछ विधियां हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मल्च बनाना। क्या बनाना? मल्च बनाना। स्टूडेंट इनमें आपको ये याद रखना होता है, एग्जामिनर आपको सीधा प्रश्न देता है मृदा संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है या फिर कौन सी विधि है।
तो यहाँ पर हम सबसे पहली जो विधि देखते हैं वो आती है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो जो जिस मिट्टी में जितनी अधिक आर्द्रता या नमी की मात्रा पाई जाती है वह मिट्टी उतनी ही अच्छी होती है। तो मल्च के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उनकी आर्द्रता को रोकने के लिए जैव पदार्थों को प्रवाल से ढक देते हैं, उसे कहते हैं मल्च बनाना। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देखते हैं वेदिका फार्म। क्या देखते हैं, वेदिका फार्म, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें यह तीव्र ढालों वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसका हम चित्र देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मल्च फार्म के बाद में हम देखते हैं वेदिका। वेदिका का चित्र देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे वेदिका फार्म कहा गया है। और नेक्स्ट को हमने कहा है समोच्च रेखीय जुताई। इनकी लाइंस को देख लीजिए आप किस तरीके से। पहली लाइन से है जो उनकी कृषि इस तरीके से की गई है, तो दूसरी की इस तरीके से की गई है। इन चित्रों से अगर समझ लेते हैं तो टॉपिक जो है वो आगे आसान होता है। अब अपने अगली जो बात रहेगी वो है वेदिका फार्म। यह तीव्र ढालों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कैसी ढाल वाले, तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में बनाया जाता है, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाएं। इन्हें पृष्ठीय प्रवाह तथा मृदा अपरदन को कम हो सकता है। मृदा अपरदन तात्पर्य क्या है, मिट्टी का कटाव होना। यह एक बहुत बड़ी मृदा निम्नीकरण की एक समस्या है, अपरदन की समस्या। तो वेदिका फार्म के माध्यम से हम इस अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेदिका फार्म के बाद में समोच्च रेखीय जुताई। यह भी पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर, अभी हमने ऊपर यहाँ पर रेखाएं की थी कि कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से समोच्च रेखाएं बना दी जाती है और समानांतर बनाई जाती है। ये भी एक प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न करती है। थर्ड आता है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों में, किन क्षेत्रों में, तटीय प्रदेशों में। यहाँ पर हमने किया था पहाड़ी ढाल पर, यहाँ हम कर रहे हैं तटीय प्रदेश या कोई शुष्क प्रदेश है। यहाँ पर हम जो पवन की गति होती है उसको रोकने के लिए कुछ कतार में वृक्ष लगा देते हैं। किस तरीके से, आप चित्र देख करके इसको बहुत बढ़िया से समझ सकेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, रक्षक मेखलाएं कैसे बनाई गई। ये सभी हमारे जो संरक्षण की जो विधियाँ हैं इनको आपको देखना होता है। मल्च बनाना, वैदिक फार्म, समुच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं आदि। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि मृदा के प्रकार क्या हैं, भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।